हम लोग जुरिडिक्शन के बारे में लगभग सारी बात कर लिए थे। तीनों तरह की जुरिडिक्शन की बात हो गई थी। जुरिडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी यानी धनीय अधिकारिता और स्थानीय अधिकारिता। अब तक कहा गया था कि जुरिडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर ये न्यायालय की सामर्थ्य को प्रभावित करता है। यानी न्यायालय को अगर जुरिडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो न्यायालय द्वारा पारित डिग्री कैसी है? नल एंड वॉइड, अकृत एवं शून्य। अकृत एवं शून्य का मतलब यह हुआ कि वो डिग्री कभी आई अस्तित्व में, ये माना ही नहीं जाएगा। लेकिन सामर्थ्य यदि नहीं थी, और सामर्थ्य थी या नहीं थी, ये सेक्शन 9 के हिसाब से देखा जाएगा। और जब अकृत एवं शून्य है तो उस डिग्री के आधार पर प्राप्त अधिकार को प्रवर्तित कराने का प्रश्न ये डिग्री पारित करने के दिनांक से कितने दिन बाद हुआ, इसका कोई अर्थ नहीं। एक युग के पश्चात उस डिग्री द्वारा उत्पन्न अधिकार को प्रवर्तित कराने का प्रश्न हो तो भी उस डिग्री द्वारा प्रदत्त अधिकार को परिवर्तित नहीं कराया जा सकता, भले ही उस डिग्री को शून्य घोषित कराया गया हो या न कराया गया हो, उसके विरुद्ध कोई अपील हुई हो या न हुई हो। ठीक है, क्योंकि वो तो अकृत एवं शून्य है। जिस न्यायालय ने उसको पारित किया उसमें सामर्थ्य का अभाव था। जहां तक धनीय अधिकारिता या स्थानीय अधिकारिता, इससे संबंधित बात, तो ये इसलिए प्रावधान रखे गए हैं ताकि व्यवस्थित और सम्यक न्याय निर्णयन ये किया जा सके। व्यवस्थित यानी जहां कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुआ या जहां उसके संबंध में न्याय निर्णयन से सुविधा होगी पक्षकारों को, या जहां न्यायालय यदि डिग्री पारित करता है तो डिग्री का इन्फोर्समेंट, डिग्री का प्रवर्तन ये ठीक प्रकार से करा सकता है, वहां मामला विचारित हो, ऐसा दिमाग में रहा है विधायिका की। और मानवीय अनुभव वो भी इस बात की तायीद करता है कि महत्वपूर्ण मामलों का जो विचारण है वो अनुभवी लोगों द्वारा किया जाना चाहिए, जबकि कम महत्व के मामलों का विचारण नवीन या नए आए हुए लोग भी कर लें तो कोई बुराई नहीं है। क्यों? आगे अपील और रिवीजन तो है ही है, ठीक है ना। लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में प्रारंभिक तौर पर गलती न हो, इसका ध्यान रखा जाता है। यह आम जनजीवन की भी बात है। और अगर जो नए लोग आएंगे जुडिशरी में, उन्हें कुछ भी विचारित करने को ही आप नहीं दोगे तो अनुभवी लोग आएंगे भी कहां से? भाई अनुभव तो काम को करने से पैदा होगा। इसलिए धनीय अधिकारिता, इसका विचार किया गया है कि 5 लाख या उससे कम मूल्यांकन की जो विषय वस्तु है उसके संबंध में बाद के विचारण का अधिकार सिविल जज जूनियर डिवीजन को, और उससे ऊपर सिविल जज सीनियर डिवीजन। हालांकि उससे ऊपर जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय वो भी सुन सकते हैं, लेकिन क्योंकि सेक्शन 15 कह देता है कि सबसे निचले सिविल न्यायालय में, इसलिए सिविल जज जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन की हम बात करते हैं। ये बात आई थी। तो व्यवस्थित और सम्यक विचार ये सुनिश्चित हो सके, इस कारण से धनीय अधिकारिता और स्थानीय अधिकारिता संबंधी प्रावधान ये सीआरपीसी में शामिल किए गए। ठीक है, सम्यक विचारणा और व्यवस्थित विचारण उस प्रकार से सुनिश्चित होगा
जिस प्रकार से विचारण करने की बात सीपीसी में कही गई है, ये गारंटीड है, ठीक है ना। कानून के साथ ये विशेषता होती है ना कि कानून अगर किसी काम को करने का कोई एक निश्चित तरीका ये बता रहा है तो आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि आप उस काम को कानून द्वारा बताए गए तरीके से ही करेंगे। क्यों? इसलिए कि अगर आप कानून द्वारा बताए गए तरीके से ही उस काम को करेंगे तो उस काम के ठीक ढंग से होने की पूरी गारंटी है, क्योंकि कानून बनाते समय इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है कि हम काम के करने का वो ढंग निर्धारित करें जिससे काम के किए जाने की दशा में काम व्यवस्थित और सम्यक ढंग से ही हो। इसीलिए प्रक्रिया का पालन आपको आंख मूंद कर करना है। न्यायालय इस बात के लिए अनुमित नहीं है कि वो प्रक्रिया जो सीपीसी में दी गई है उसको दरकिनार करे, उसका उल्लंघन करे या उसके स्थान पर किसी अन्य प्रक्रिया का पालन करे। ऐसा करते हैं वहां, ऐसा करते हैं वहां। अभी एक मामला चल रहा है, उसमें कर ही रहे हैं, इसीलिए हमें ध्यान है, क्योंकि उनकी जो बैठे होते हैं, बैठे तो वहां भी आदमी है ना, उनके भी ईगो, उन्हें ऐसा लगता है कि इस कुर्सी पर बैठकर हम खुदा हो गए और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपसे प्रक्रिया का पालन ये अपेक्षित है, ये आप करेंगे ही करेंगे। लेकिन भूल किसी से भी हो सकती है, भाई भूल तो किसी से भी हो सकती है, जानबूझ कर नहीं, जानबूझ कर नहीं। यदि भूलवश उस स्थान पर और उस न्यायालय के द्वारा, जिसके द्वारा और जिस स्थान पर मामले का विचारण होना था, मामले का विचारण नहीं किया गया, उसके द्वारा और उस स्थान पर, ठीक है ना, किसी अन्य स्थान पर जहां मामले का विचारण होना चाहिए था उसे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर और किसी अन्य न्यायालय के द्वारा यदि मामले का विचारण कर लिया गया भूलवश, जानबूझ कर नहीं, लेकिन जिस न्यायालय ने विचारण किया उसे मामले को सुनने की सामर्थ्य सेक्शन 9 के मुताबिक नहीं थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब वो न्यायालय सामर्थ्यवान तो था, लेकिन प्रक्रिया के जो नियम हैं, जो सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 तक दिए गए हैं, उनके मुताबिक वो न्यायालय उस मामले का विचारण करने के लिए एक योग्य न्यायालय नहीं था। इसके बाद भी उसके द्वारा विचारण किया गया और पूरे विचारण में किसी के द्वारा कोई शिकायत दर्ज कराई नहीं गई, ठीक है। इसका अर्थ यह निकला कि न्यायालय ने जानबूझकर गलत किया होगा, यह हम मान नहीं सकते। होता तो है ऐसा, हमने कहा ना, मान्यताएं अलग हैं और वास्तविकताएं अलग हैं, ठीक है ना। और इसी सूत्र पर कि मान्यताएं अलग हैं और वास्तविकताएं अलग हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपधारणाएं शामिल की गई। इसी सूत्र पर उपधारणा कर सकेगा, उपधारित करेगा। और निश्चायक साक्ष्य जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां क्या आता है? Until and unless contrary is proved, ठीक है, जब तक कि विपरीत साबित न किया जाए ऐसा माना जाएगा। इसका अर्थ यह कि वास्तविकता मान्यता के विरुद्ध भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर वास्तविकता मान्यता के अनुरूप ही होती है तो उपधारणाओं में यह लिखा नहीं जाता कि जब तक कि अन्यथा साबित ना हो, क्योंकि अगर वास्तविकता मान्यता के अनुरूप ही होगी तो अन्यथा साबित कैसे होगा, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि कानून भी यह मानता है कि वास्तविकता
और मान्यता ये अलग अलग भी हो सकती है। मान्यता कुछ हो सकती है और वास्तविकता कुछ हो सकती है। तो न्यायालय के बारे में मान्यता ये है कि वो जानबूझकर कानून का उल्लंघन नहीं करेगा, ये मान्यता है। ठीक है, वास्तविकता ऐसी ही है ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वास्तविकता ऐसी ही है तो किसी भी जज के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संभव ही नहीं है। ठीक है ना, कैसे कैसे हो जाएगी अनुशासनिक कार्यवाही? अपील रिवीजन होंगे ही क्यों? ठीक है ना, अब आप कहेंगे अपील रिवीजन इसलिए भी हो सकता है कि उसको भूल से गलत डिसाइड हो गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जानबूझकर गलत किया और करते हैं। तो ये तथ्य है कि जानबूझकर गलत करते हैं, लेकिन ये मान्यता नहीं हो सकती। मान्यता यही रहेगी कि न्यायालय जानबूझकर कुछ भी गलत नहीं करेगा। ठीक है ना, तो हमने ये मान लिया कि अन्य स्थान पर कार्यवाही चली, अन्य स्थान पर विचारण हुआ, तो न्यायालय ने जानबूझकर प्रक्रिया की अवहेलना करके वो विचारण किया होगा, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। मान्यता के तौर पर, मान्यता के तौर पर ये स्वीकार नहीं हो सकता। ठीक है, जब मान्यता के तौर पर यह स्वीकार नहीं हो सकता, तो अगर किसी को उस विचारण से तकलीफ हुई होती तो यह मानवीय स्वभाव है कि जैसे ही आपको तकलीफ होती है वैसे ही आप तुरंत शिकायत दर्ज कराना शुरू कर देते हैं। जैसे ही होती है, आप इंतजार नहीं करते। ठीक है, शिकायत दर्ज कराने का, शिकायत दर्ज कराने में आप कोई प्रतीक्षा नहीं करते। जैसे तकलीफ हुई आपने शिकायत दर्ज करानी शुरू कर दी। तो अगर अन्य स्थान पर विचारण करने से किसी पक्षकार को कोई तकलीफ होगी तो वो पक्षकार तत्काल अपनी आपत्ति दर्ज करा देगा। ये सामान्य जो मानवीय स्वभाव है उसके विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकल आता है। ठीक है ना, अब सामान्य मानवीय स्वभाव का विश्लेषण करें तो निष्कर्ष यही आएगा कि जिस स्थान पर विचारण होना चाहिए था उस स्थान पर विचारण यदि नहीं हो रहा और उस स्थान पर विचारण न होने से यदि किसी पक्षकार को कोई तकलीफ हुई है तो वो पक्षकार तत्काल शिकायत दर्ज करा देगा। पूरा विचारण खत्म हो गया उस स्थान पर जहां नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हुआ और पूरा विचारण खत्म हो गया और किसी पक्षकार ने कोई आपत्ति या कोई तकलीफ दर्ज कराई ही नहीं, तो फिर क्या माना जाए? तो फिर तो एक ही बात मानी जा सकती है कि ये जो डिग्री आई अन्य स्थान पर विचारण होने के परिणाम स्वरूप, ये डिग्री एकदम ठीक है, यही माना जा सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि यदि सामर्थ्य का अभाव होता तब तो बात अलग थी, तब तो बात अलग थी। जो काम आप कर ही नहीं सकते वो कैसे कर दिया? सामर्थ्य का अभाव नहीं था, केवल सम्यक और व्यवस्थित विचारण के लिए जो नियम बनाए गए थे उनका उल्लंघन हो गया। लेकिन इसके बाद भी सम्यक और व्यवस्थित विचारण हुआ है, क्योंकि न हुआ होता तो पक्षकारों में से कोई तो बोला होता है। ठीक है, आप प्रक्रिया से काम नहीं करेंगे तो काम ठीक नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। काम ठीक फिर भी हो सकता है, यदि आप प्रक्रिया से काम को न करें फिर भी काम ठीक हो सकता है। प्रक्रिया इसलिए बनती है कि जब प्रक्रिया से काम करेंगे तो काम के ठीक होने की गारंटी होगी। अंतर सिर्फ इतना ही होता है, यह बात नहीं है कि अगर
काम प्रक्रिया से नहीं किया जाएगा तो काम ठीक नहीं होगा, यह बात नहीं है। तो यह सही है कि यह विचारण प्रक्रिया द्वारा बताए गए स्थान पर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यह विचारण गलत ही हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर गलत हुआ होता तो किसी ने तो शिकायत दर्ज कराई होती है, किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई और संपूर्ण विचारण हो गया। तो अगर अब इस डिग्री को अपील न्यायालय या रिवीजनल कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है उस पक्षकार के द्वारा जो निर्णित ऋणी या हारा हुआ पक्षकार है, और पहली बार वो अपील या रिवीजनल कोर्ट के समक्ष ये आपत्ति उठा रहा है कि साहब ये डिग्री उस न्यायालय द्वारा पारित की गई है जो प्रक्रिया के नियमों के मुताबिक इस पर्टिकुलर मुकदमे को, इस पर्टिकुलर वाद कारण पर, इस पर्टिकुलर काज ऑफ एक्शन पर मुकदमा सुनने के लिए धनीय अधिकारिता और स्थानीय अधिकारिता संबंधी नियमों के कारण मुकदमा सुनने के लिए अधिकृत नहीं था। तो निर्णित ऋणी की यह बात सिर्फ प्रक्रिया का अनुचित लाभ लेने के लिए उठाई जा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं माना जा सकता। कारण यह है कि अगर वाकई तुम्हें कोई दिक्कत गलत स्थान पर और गलत न्यायालय द्वारा विचारण करने से हुई होती तो डेफिनेटली तुम्हें जब बोलने का पहली बार अवसर मिला था तभी तुम ये बात उठा देते, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव के विश्लेषण से स्पष्ट है कि आदमी को जैसे तकलीफ अगर है तो जैसे ही उसे बोलने का मौका मिलता है वो तुरंत अपनी तकलीफ कहता है। तुमने कुछ नहीं कहा, पूरा विचारण हो गया, कुछ नहीं कहा आपने, तो फिर अपील या रिवीजन के स्तर पर आपकी यह आपत्ति हम क्यों स्वीकार करें? ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि अब तुम सिर्फ गलती का लाभ लेना चाहते हो। हां, अगर गलती ऐसी हो कि उसने विचारण कर लिया जिसे सामर्थ्य ही नहीं थी तब तो बात अलग है, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। तो अब आपके द्वारा इस गलती का लाभ लेने का जो प्रयत्न है इसको असफल किया जाएगा, निष्फल किया जाएगा। हां, अभी भी एक बात है, अगर आप ये साबित कर दो कि नो डाउट हमने पहली बार इस बात को नहीं कहा, चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आप ये भी मान लो कि हम गलती का अनुचित लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, तर्क के लिए आप ये भी मान लो कि हम गलती का अनुचित लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर यह साबित किया जा सके कि गलत स्थान पर विचारण होने से न्याय की निष्फलता हुई है, न्याय की निष्फलता अनेक कारणों से हो सकती है, संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका, ठीक है, जिस स्थान पर विचारण हुआ वो व्यक्ति यानी पीठासीन अधिकारी एक पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित था, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक लाइन में अगर उन सारे कारणों को हम समाहित कर लें कि अगर आप ये साबित कर सकें कि न्याय नहीं हुआ, तब इस तथ्य के बावजूद कि पहली बार किसी न्याय पक्षकार ने वाद के विचारण के स्थान को लेकर और विचारित करने वाले न्यायालय की धनी अधिकारिता को लेकर कोई प्रश्न नहीं उठाया था, इस डिग्री को ठीक है खंडित कर भी किया जा सकता है। और अपील न्यायालय की शक्तियां जो आदेश 41 जब आएगा हम लोग देखेंगे, उन शक्तियों का प्रयोग करके पुनः विचारण या डिग्री को बदलना जो कुछ जरूरी होगा उन सारी बातों को अपीलेट कोर्ट या रिवीजनल कोर्ट कर सकेगा, ठीक है ना। और ठीक यही बातें निष्पादन की कार्यवाहियों को भी लागू होंगी,
ठीक है ना। जो डिग्री के संबंध में लागू हैं वही निष्पादन के संबंध में लागू हैं, क्योंकि डिग्री और निष्पादन दो अलग अलग बातें हैं। और हमने आपसे कहा निष्पादन का अर्थ यह होता है कि डिग्री द्वारा प्रदत्त अधिकार को न्यायालय की शक्ति से लागू कराया जाना। तो निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में भी ये सारी बातें ठीक हैं। तो अब हम लोग धारा 21 पढ़ेंगे। कहता अधिकारिता के बारे में आक्षेप, ठीक है, यानी यू वांट टू रेज एन ऑब्जेक्शन इन रिगार्ड ऑफ जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। और जुडिक्शन 3 प्रकार का है, लेकिन विषय वस्तु संबंधी जो जुडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर है उसकी बात नहीं होगी, क्योंकि आगे वो जो सबसेक्शन 1 और 2 वर्णित करेगा वहां जुडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता की बात ही नहीं करेगा, ठीक है। कहेगा वाद लाने के स्थान के संबंध में यदि सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 जो जिस जुडिक्शन की बात कर रहा है वो स्थानीय अधिकारिता इसके संबंध में कह रहा है। कह रहा वाद लाने के स्थान के संबंध में कोई भी आक्षेप, कोई भी वाद लाने के स्थान के संबंध में कोई भी आक्षेप, एनी ऑब्जेक्शन इन रिगार्ड ऑफ जुडिक्शन, ठीक है, लोकल जो जुडिक्शन है उसके बारे में कोई आक्षेप किसी भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा, किसी भी अपील, क्योंकि सीपीसी में 2 अपील है ना, फर्स्ट अपील सेकंड अपील, तो किसी भी, इसीलिए शब्द लाए कि किसी भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, तब तक यानी अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यह नहीं लिखा है, अनुज्ञात किया भी जा सकता है, लेकिन तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक आगे लिखी शर्तें पूरी ना हो जाएं। अलाउड नहीं होगा, अनुज्ञात की अंग्रेजी अलाउड होती है, यह बात नहीं है, बट दैट विल बी अलाउड, ठीक है, ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ दोज कंडीशंस विच आर नरेटेड, ठीक है, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन, ठीक है ना। तो कहता है तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में, प्रथम बार का न्यायालय कौन सा था, विचारण न्यायालय, जहां विचारण हुआ, जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर, यथासंभव, अच्छा सर्वप्रथम अवसर ये कौन सा होता है, ठीक है, सर्वप्रथम अवसर वादी तो वाद लाए ही है, वाद लाए कौन, वादी, और गलत स्थान पर आया है तो आक्षेप कौन उठाएगा, या तो न्यायालय स्वयं उठा दे, या तो न्यायालय स्वयं उठा दे, या वादी, ये और वादी क्यों उठाएगा, वो तो लाया ही है, ठीक है। तो सर्वप्रथम अवसर पर वाद के संबंध में आक्षेप उठाने का हक कहें या संभावना, ये किसके संबंध में, प्रतिवादी, ठीक है ना। और प्रतिवादी उसे तो जब बुलाया जाएगा तब आएगा, भाई वादी उसे मालूम थोड़े ना कि मुकदमा मेरे खिलाफ संस्थित हो रहा है, जब बुलाएंगे आप तब आएगा, और जब आएगा तब, ठीक है, आया, आज आया तो आज ही थोड़ी ना, आज तो आया, उसके बाद वाद की प्रतियां यदि उसे नहीं मिली तो मिलेंगी, हालांकि भेजने की व्यवस्था है, आगे हम लोग देखेंगे कि उसे जब बुलाया जाएगा तो सम्मन के साथ ही वाद की प्रतियां होंगी, लेकिन मानिए नहीं है तो उसे मिलेंगी। फिर जब वो अपनी बात कहेगा, जब अपनी बात कहेगा, और प्रतिवादी अपनी बात कैसे कहेगा आगे हम लोग देखेंगे, लिखित कथन के द्वारा, लिखित कथन के द्वारा, जब वो अपनी बात कहेगा तभी तो आक्षेप उठाएगा। अच्छा मान लो उस समय नहीं उठा पाया, किसी कारण से भूल गया, कोई गड़बड़ हो गई, तो जब ध्यान आए तब उठाए, इसीलिए लिखा है यथासंभव, यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर, ठीक है। और उन सभी मामलों में जिनमें विवाद्यक स्थिर किए जाते हैं, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उससे पहले न किया गया, और जब तक कि उसके परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता न हो, यानी यथासंभव सर्वप्रथम अवसर, यथासंभव सर्वप्रथम अवसर,
सिविल मामले आगे हम लोग देखेंगे दो प्रकार के होते हैं। एक सिविल मामला वो है जिसमें इश्यूज फ्रेम होते हैं। इश्यूज क्या होते हैं जब हम लोग आदेश 14 पर पहुंचेंगे तब देखेंगे। जैसे क्रिमिनल में चार्ज फ्रेम होता है, ऐसे सिविल में इश्यूज फ्रेम होते हैं। जैसे क्रिमिनल में जो चार्ज अभियुक्त पर आरोप होता है उसके समर्थन में अभियोजन को साक्ष्य देना होता है। ऐसे इश्यूज जो फ्रेम होते हैं उन पर पक्षकारों को साक्ष्य देना होता है सिविल मामले में। तो इश्यूज फ्रेम कब होते हैं ये भी हम लोग आगे देखेंगे। मोटे तौर पर आप ये समझ लें, वादी ने अपनी बात कह दी और प्रतिवादी ने अपनी बात कह दी। फिर विवाद के बिंदु जो दोनों की बात से उभर कर सामने आए उन्हें इश्यूज के रूप में या विवाद के बिंदुओं के तौर पर विरचित किया जाता है। वादी अपनी बात कैसे कहता है? प्लेंट के द्वारा, ठीक है, वाद पत्र के द्वारा। और प्रतिवादी अपनी बात कैसे कहता है? लिखित कथन के प्रस्तुतिकरण के द्वारा। इसका मतलब लिखित कथन और प्रतिवादी अपनी बात लिखित कथन के प्रस्तुतिकरण के द्वारा कह रहा है तो उसे कहना चाहिए कि भाई आपने गलत जगह बात प्रस्तुत किया है, इस न्यायालय को सुनवाई की अधिकारिता नहीं है। इसीलिए उसने कहा कि जिन मामलों में विवादिकों का स्थिरीकरण होता है उनमें यथासंभव शब्द दोनों तरफ पढ़ा जाएगा, दोनों के साथ। यथासंभव विवादिकों के स्थिरीकरण से पूर्व यह बात उठा दी जानी चाहिए। यथासंभव। अब मानिए वकील साहब भी बेवकूफ थे, नहीं उठाए, तो आगे भी उठ सकता है। लेकिन जहां तक हो यथासंभव विवादिकों के स्थिरीकरण के पूर्व, और कचहरी में एक सुरक्षित परंपरा अपनाई जाती है। वहां क्या कहते हैं कि भले ही न्यायालय को खूब जुडिक्शन हो, हम जानते हैं जुडिक्शन है खूब, लेकिन फिर भी लिख देते हैं न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। अरे भाई हम लिख देंगे, उठा देंगे, हम लिख देंगे मीनिंग देयर बाय हमने ऑब्जेक्शन उठा दिया न्यायालय के जुडिक्शन पर। अब अगर 1% भी न्यायालय को जुडिक्शन नहीं होगा तो हमें फायदा हो जाएगा, और अगर न्यायालय को जुडिक्शन है तो हमें नुकसान क्या हो गया? हमें तो कोई नुकसान हुआ नहीं क्योंकि वो तो है ही है, ठीक है। तो इसलिए वहां तो एक परंपरा अपनाते हैं, सब में लिख देते हैं, जैसे डब्ल्यूएस फाइल करेंगे सब में लिख देंगे कि न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है ना, ये लिख ही देते हैं। इसीलिए आपको वहां लगता है कि कानून चलता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां जो अप्रोच होती है वो प्रो क्लाइंट होती है, ठीक है ना, प्रो मुवक्किल होती है। यहां हम सिद्धांत की बात समझते हैं, ठीक है। तो कहता है विवादिकों के स्थिरीकरण के पूर्व यथासंभव ये आपत्ति उठा दी जानी चाहिए। और जिन मामलों में विवादिकों का स्थिरीकरण नहीं होता तो उनमें प्रथम सुनवाई कब होती है? जब प्रतिवादी आ जाता है और अपनी बात कह देता है। जैसे वहां संबंध मामलों में क्या होता है, चार्ज की आरोप की विरचना आवश्यक नहीं है। ऐसे ही सिविल मामले भी ऐसे हैं, आगे हम लोग देखेंगे। ऐसे सिविल मामले होते हैं जिनमें इश्यूज फ्रेमिंग नहीं होती, ठीक है ना। तो ऐसे मामले जिनमें विवादिकों का स्थिरीकरण होता है उनमें यथासंभव स्थिरीकरण के पूर्व, और जिनमें विवादिकों का स्थिरीकरण नहीं होता उनमें यथासंभव सुनवाई के प्रथम अवसर पर, ठीक है ना, यह आपत्ति उठा दी जानी चाहिए। और आपने यह आपत्ति उठा भी दी, और वाकई जुडिक्शन नहीं भी है, जुडिक्शन नहीं था कोर्ट को, ठीक है ना, क्योंकि मसला कहां है? अपील न्यायालय रिवीजनल कोर्ट के समक्ष। धारा 21 किसकी बात कर रही है? अपील न्यायालय या रिवीजनल कोर्ट के समक्ष। आपने साबित कर दिया कि हमने क्या किया था, सुनवाई के प्रथम अवसर पर या जिन मामलों में विवादिकों का स्थिरीकरण होता है उनमें विवादिकों के स्थिरीकरण के पूर्व ही आपत्ति उठा दी थी। फिर भी अपील न्यायालय अगली बात देखेगा या रिवीजनल कोर्ट अगली बात देखेगा, ठीक है आपने आपत्ति उठाई थी और न्यायालय ने आपकी बात नहीं मानी है, फिर भी विचारण कर डाला, ठीक है। तो न्यायालय के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ यदि कोई कार्यवाही अनुशासनात्मक करनी जरूरी है तो वो की जाएगी अलग से। लेकिन जहां तक सवाल इस डिग्री का है
इसको हम विखंडित क्यों कर दें, इसको हम खंडित क्यों कर दें, तब तक जब तक कि यह साबित न हो कि न्यायालय द्वारा गलत ढंग से कार्रवाई करने पर, यानी आपके द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर, ठीक है, विचारण करते रहना, इसके कारण न्याय की निष्फलता यदि यह नहीं हुई तो ठीक है, आपने आपत्ति उठाई, वाकई न्यायालय को अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी विचारण उसने कर डाला और न्याय की निष्फलता हुई नहीं, तो न्याय तो हो ही गया। अब दिक्कत क्या है, ठीक है ना, तो आपको अगर अपील न्यायालय या रिविजनल कोर्ट के समक्ष यह साबित करना है कि गलत स्थान पर कार्यवाही किए जाने के कारण डिग्री को बदला जाए, तो आपको यह साबित करना होगा कि आपने आपत्ति प्रथम बार जो अवसर आपको प्राप्त हुआ उसी पर उठा दी और न्यायालय द्वारा गलत स्थान पर कार्यवाही करने से न्याय की निष्फलता हुई है, इसलिए डिग्री को खंडित किया जाए। अच्छा, न्याय की निष्फलता हुई या नहीं, जब इसे निर्णित करते हैं तब इस बात का ध्यान रखा जाता है या इस बात को महत्व का माना जाता है कि क्या आपने पहली ही बार जब आप आए तो यह आपत्ति उठाई थी। क्यों? इसलिए क्योंकि जो शुरुआत में हमने बात कही कि अगर वाकई आपको दिक्कत हो रही होगी किसी काम से, तो जैसे ही वो काम किया जाएगा वैसे ही आप चिल्लाना शुरू कर दोगे। तो अगर ये हमेशा देखा जाएगा कि क्या आपने पहले ही अवसर पर वो आपत्ति उठाई थी, अगर हां, इस बात का जवाब हां है, तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि गलत स्थान पर कार्रवाई किए जाने से न्याय की निष्फलता हुई, यानी बातें दोनों साबित होनी चाहिए, न्याय की निष्फलता यह भी होनी चाहिए और आपके द्वारा आपत्ति प्रथम अवसर पर भी उठाई जानी चाहिए। यदि ये दोनों बातें नहीं है तो अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट इस आधार पर, सिर्फ इस आधार पर डिग्री को खंडित नहीं करेगा, ठीक है ना। और इसीलिए जो विचारण का न्यायालय होता है, यानी प्रथम बार का न्यायालय होता है, उसके समक्ष हमेशा इस प्रकार की आपत्तियां सर्वप्रथम अवसर पर उठा दी जाती हैं कि या तो वो कोर्ट मान लेगा, क्योंकि अगर नहीं मानेगा और आगे पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई, प्रिजाइडिंग अफसर खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, यह भी तो होने का अंदेशा है, तो या तो वो मान ही लेगा और नहीं मानेगा तो अपीलेट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट आपको रिलीफ करेगा, क्योंकि अदरवाइज इसके आधार पर डिग्री खंडित नहीं होती। यही स्थिति सबसेक्शन 2 में धनी अधिकारिता के संबंध में है। कहता है किसी न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी परिसीमा के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में, धन संबंधी परिसीमा के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर और उन सभी मामलों में जिनमें विवादित स्थिर किए जाते हैं, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उसके पहले न किया गया हो और जब तक कि उसके परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता न हुई हो। आपसे प्री में यहीं पर सवाल बनते हैं, ठीक है, कि धनी अधिकारिता या स्थानीय अधिकारिता के संबंध में आक्षेप के आधार पर डिग्री का विखंडन निम्न दशाओं में किया जा सकता है, ठीक है। आपका प्रथम अवसर पर उठाया गया हो, एक, न्याय की निष्फलता हुई हो, दो, या तो प्रथम अवसर पर उठाया गया हो या न्याय की निष्फलता हुई हो, तीन, और प्रथम अवसर पर उठाया गया और न्याय की निष्फलता हुई हो, तो और कंजंक्शन से जो जुड़ा है वह दोनों बातें होनी चाहिए। कोई एक बात है नहीं, तब भी डिग्री ठीक है, कोई एक बात है इससे मतलब नहीं है, ठीक है, आपने पहली बार उठाया था, सारी बातें ठीक है, लेकिन न्याय की निष्फलता तो नहीं हुई, और न्याय की निष्फलता हुई लेकिन तुमने पहली बार उठाया ही नहीं,
यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर तुमने उठाई नहीं, पूरा विचारण समाप्त हो गया, ठीक है, तो भी नहीं, ठीक है ना। तो दोनों बातें होनी चाहिए और न्याय की निष्फलता हुई है, ठीक है ना, दोनों बातें होनी चाहिए। आगे कहता है यही धन संबंधी, शायद बीच में हम कहीं पर बोल गए कि न्याय की निष्फलता हुई है तो डिग्री पलटी जा सकती है, शुरुआत में शायद बोल गए, तो आप उसे इसी ढंग से लेंगे और न्याय की निष्फलता, यानी दोनों बातें होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए, क्योंकि एंड कंजंक्शन लगा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, आगे कहता है किसी निष्पादन न्यायालय की, अच्छा, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं? सारे कोर्ट डिग्री का निष्पादन नहीं करा सकते। आगे हम लोग देखेंगे डिग्री का निष्पादन कराने के लिए कौन कौन से न्यायालय सक्षम है। तो कहता है या तो डिग्री जिसने पहली बार पारित की थी, पहली बार, ठीक है, वो करा सकता है, या डिग्री निष्पादन के लिए जिसको ट्रांसफर की गई है वो करा सकता है, ठीक है। तो डिग्री अगर गलत कोर्ट निष्पादित करा रहा है तो भी आक्षेप किया जा सकता है। तो कहता किसी निष्पादन न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के आधार पर, आपका कहना यह है कि जो न्यायालय डिग्री एग्जीक्यूट करा रहा था उसको डिग्री एग्जीक्यूट कराने का अधिकार उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के आधार पर नहीं था, यानी उस डिग्री को किसी अन्य न्यायालय, किसी अन्य जगह पर स्थित न्यायालय के द्वारा निष्पादित कराया जाना चाहिए था, यह आपका कहना है। तो कहता है निष्पादन की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा आक्षेप निष्पादन न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर न किया गया हो और जब तक कि उसके परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता न हुई। आपसे सेक्शन 21 पर ऐसे भी पूछते हैं कि सेक्शन 21 में धन संबंधी अधिकारिता, इसके बारे में या इसके संबंध में किए गए आक्षेप के बारे में वर्णन किसमें? तो 21 सबसेक्शन 2, स्थानीय अधिकारिता के बारे में 21 सबसेक्शन 1 और निष्पादन संबंधी तो 21 सबसेक्शन 3। अब 21A, इसे और देख लेंगे। कहता वाद लाने के स्थान के बारे में, आक्षेप पर डिग्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन, ठीक है। हमने आपसे शुरुआत में जब जुरिडिक्शन की हम शुरुआत कर रहे तो हमने कहा था 21A अधूरा है, क्योंकि यहां क्या लिखा है? वाद लाने के स्थान के बारे में, धनीय अधिकारिता के बारे में यहां कुछ नहीं कहा, ठीक है, धनीय अधिकारिता के बारे में कुछ नहीं कहा, देखिए खाली लिखा है वाद लाने के स्थान के बारे में, धनीय अधिकारिता के बारे में कुछ भी नहीं, इसलिए अधूरा सेक्शन है। जुडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर नहीं है, डिग्री अकृत एवं शून्य है, तय हो गया। लोकल जुडिक्शन यानी स्थानीय अधिकारिता या धनीय अधिकारिता नहीं थी न्यायालय को और डिग्री उसने पारित कर दी, आप अपील न्यायालय या डिविजनल कोर्ट के समक्ष आपत्ति उठा रहे, तो आपकी आपत्ति तभी स्वीकार होगी जब दो बातें आप साबित कर दें। आपने सर्वप्रथम अवसर पर यह आपत्ति उठाई थी, यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर यह आपत्ति उठाई थी और गलत स्थान पर कार्यवाही या गलत न्यायालय के द्वारा कार्यवाही किए जाने के कारण न्याय की निष्फलता हुई है और वही स्थिति निष्पादन संबंधी कार्यवाहियों के संबंध में है। तो रिविजनल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट, अगर ये दो बातों में दोनों बातें आपने साबित कर दी तब तो डिग्री खंडित हो जाएगी और नहीं साबित कर पाए तो डिग्री बनी रहेगी, ठीक है, तब तो डिग्री बनी रहेगी। अब जरा 21 से नहीं है सीपीसी में, ऐसे ऐसे सोचे 21 से नहीं, ठीक है। तो अब क्या है, ये सारे सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का धारा 31 वो ये कहती है कि कोई लिखित और लिखित, हमने कहा था दो अलग अलग बातें हैं, लिखित इन रिटन उसकी अंग्रेजी है और लिखित की अंग्रेजी डीड होती है। और लिखित का मतलब क्या है? जिससे कोई अधिकार मिले, जिससे कोई अधिकार जाए। तो डिग्री अधिकार देती है इसलिए लिखित है। धारा 31 कहती है कि अगर कोई लिखित है जो कि कानूनन ठीक नहीं है
उसमें जो शब्द लिखे हैं वो हमें याद नहीं आ रहा है, तो उसको रद्द कराया जा सकता है। कैंसिलेशन ऑफ डिग्री ये कराई जा सकती है, कैंसिलेशन ऑफ डीड हो सकती है, और चूंकि डिग्री डीड ही है तो इसलिए कैंसिलेशन ऑफ डिग्री इसका मुकदमा भी आ सकता है, आता है। तो अब हम ये मान रहे हैं 21 से नहीं है, 21 से नहीं, और हमने प्रथम अवसर पर नहीं उठाया या उसके कारण न्याय की निष्फलता नहीं हुई, इसलिए न्यायालय ने मेरी बात मानी नहीं धारा 21 के मुताबिक। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम कैंसिलेशन ऑफ डिग्री का मुकदमा ये लिया है। 21 से तो नहीं है ना, कैंसिलेशन ऑफ डिग्री का मुकदमा ले आए ये सारे में, और मानो डिग्री कैंसिल हो गई, तो धारा 21 का लाभ ही क्या हुआ, तो धारा 21 का कोई मतलब नहीं बचा। रहे धारा 21, अपीलेट कोर्ट रिविजनल कोर्ट ने हमारी मदद न की हो, लेकिन हमने वो परिणाम जो हम चाहते थे सेपरेट सूट लाकर हासिल कर लिया। तो इस बात को रोकने के लिए अनेकों मामले 21A आने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट तक गए, और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः यह मत व्यक्त किया कि बात यही ठीक है कि भले उस समय 21 नहीं थी ना, कि भले ही ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो डिग्री के कैंसिलेशन का मुकदमा इस आधार पर कि धनी अधिकारिता या स्थानीय अधिकारिता के अभाव वाले न्यायालय ने वो डिग्री पारित की है, किसी को कोई मुकदमा लाने से रोकता हो, ऐसे प्रावधान का अभाव होने के बावजूद जो सीपीसी की भावना है, यह धारा 21 की मौजूदगी है, उससे ये विधायी इच्छा प्रकट होती है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट निवारित होनी चाहिए, और इस प्रकार की डिग्री को कैंसिल करने के लिए कोई मुकदमा नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया। कालांतर में 21 से विधायिका ने स्वयं यहां जोड़ दिया और इस प्रकार के सूट लाने को रोक दिया। आप इस प्रकार का सूट नहीं ला सकते, इस प्रकार की डिग्री को कैंसिल कराने का सूट नहीं ला सकते। ये 21 से लिख दिया, लेकिन 21 से अभी भी अधूरी है, क्योंकि ये धनी अधिकारिता की बात नहीं करती, ये सिर्फ स्थानीय अधिकारिता की बात करती है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की वही बात लागू होगी कि अब 21 और 21A उसकी जो सम्मिलित भावना है उसके मुताबिक 21 से में लिखी बात धनी अधिकारिता के संबंध में भी लागू की जाएगी। ठीक है ना, और धनी अधिकारिता के अभाव में किसी न्यायालय द्वारा यदि कोई डिग्री पारित की गई है तो आप उस डिग्री को कैंसिल कराने के लिए सेपरेट सूट नहीं लाएंगे। ठीक है, देखें क्या कहता है। उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं किसी पूर्ववर्ती वाद में पारित डिग्री की विधिमान्यता को वाद लाने के स्थान के बारे में किसी आक्षेप के आधार पर प्रश्नगत करने वाला कोई वाद नहीं लाया जाएगा, कोई वाद नहीं लाया जाएगा, कोई सेपरेट सूट आएगा ही नहीं। ठीक है, कोई सेपरेट सूट दर्ज ही नहीं होगा, और उन्हीं पक्षकारों के बीच ये उनके व्युत्पन्न अधिकार के अधीन पर ठीक है दावा करने वाले पक्षकारों के बीच जिनके बीच पूर्ववर्ती किसी वाद में कोई डिग्री स्थानीय अधिकारिता के अभाव में पारित की गई थी और वो मौजूद है, उस डिग्री को कैंसिल कराने के लिए उन्हीं पक्षकारों के बीच या उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले पक्षकारों के बीच इस आधार पर कि धनी स्थानीय अधिकारिता नहीं थी और न्यायालय ने डिग्री पारित की, कोई नया वाद नहीं लाया जाएगा। बात खत्म हो गई। ठीक है, स्पष्टीकरण कहता है पूर्ववर्ती वाद से वाद अभिप्रेत है जो उस वाद के विनिश्चय से पहले विनिश्चित हो चुका है जिसमें डिग्री की विधिमान्यता का प्रश्न उठाया गया है, चाहे पूर्वतम विनिश्चित वाद उस वाद से पहले संस्थित किया गया वाद में जिसमें डिग्री की विधिमान्यता का प्रश्न उठाया गया। तो ये आपको प्रांग न्याय के समय समझाया जा चुका है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, पूर्ववर्ती वाद पहले संस्थित हुआ था, ये दूसरा वाद पहले संस्थित हुआ, निर्णय पहले कौन हो गया इससे ही मतलब होता है। ठीक है, तो ये आपका अधिकारिता के बारे में आक्षेप ये खत्म हो गया। कल हम लोग ट्रांसफर की बात करेंगे, देखें।